और अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। केंद्र सरकार जल्द ही यूनिवर्सल पेंशन प्लान लाने जा रही है। अब नौकरी पेशा ही नहीं बल्कि वे लोग भी पेंशन का फायदा उठा सकेंगे जो अपने कामकाज से रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार की इस योजना का मकसद मौजूदा पेंशन स्कीम्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। आज हम यूनिवर्सल पेंशन प्लान का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे आपके लिए ये क्यों जरूरी है, कैसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार एक नई पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जो वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी होगी। मतलब कोई भी इसमें अपनी मर्जी से पैसा डाल सकता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकता है। इसका मकसद सभी नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देना है, चाहे वे किसी कंपनी में काम करते हो या अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो। खासकर यह योजना व्यापारियों, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। सरकारी स्कीम का पूरा खाका EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत तैयार कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस पर मंथन कर रहा है और जल्द ही अलग अलग सेक्टर से राय भी ली जाएगी। इस पेंशन स्कीम की खास बातें भी जान लीजिए। कोई भी स्कीम में पैसा जमा करके पेंशन ले सकता है। सरकार इस स्कीम में कुछ पुरानी पेंशन योजनाओं को मिलाने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिले। कोई भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है और 60 साल के बाद इसका फायदा उठा सकता है। अभी कौन कौन सी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसे भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए तक का मासिक योगदान करने पर 3000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। सरकार भी इसमें उतना ही योगदान देती है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये योजना खासकर व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए है जो PMSYM की तरह ही काम करती है। अटल पेंशन योजना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाली स्कीम को भी नई पेंशन स्कीम में जोड़ा जा सकता है। सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें भी अपनी पेंशन योजनाओं को इसमें शामिल करें। इससे सरकारी मदद को बेहतर तरीके से बांटा जा सकेगा, पेंशन की रकम बढ़ेगी और लाभार्थियों की गिनती दोबारा नहीं होगी। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2036 तक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग 22.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे और 2050 तक ये संख्या 35 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। विदेशों में सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन, हेल्थ केयर और बेरोजगारी कवर मिलता है। भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है ताकि लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। अगर ये नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो लाखों लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नौकरी पेशा हो या स्वरोजगार करने वाले, हर किसी को बुढ़ापे में एक निश्चित आमदनी मिलेगी। अब तक जो लोग किसी भी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर ध्यान खींचने के लिए, इसकी पूरी रूपरेखा समझने के लिए, अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ शंकर अग्रवाल हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भारत सरकार के, और हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर LLP। शंकर सर, हर्ष सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जाहिर तौर पर यह बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि एक उम्र के एक पड़ाव पर लोग काम करने लायक नहीं बचते हैं, इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो काम कर सकें। उनको ज़रूरत होती है कि एक निश्चित इनकम उनको मिले। जाहिर तौर पर ये एक तरह से शानदार कदम है सरकार का, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। शंकर सर, आपसे मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा कि ये जो योजना है, इसका विजन क्या है, कैसे इसको मूर्त रूप दिया जाएगा? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये जैसे अभी आपने कहा, बहुत ही शानदार योजना है अगर इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। एग्जैक्टली। और जो पेंशन के रूप में उसको धनराशि मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, वो इतनी आवश्यक होनी होगी जिससे कि वो कम से कम अपने और अपने स्पाउस का ध्यान रख सके और उसको अपने बच्चों पे या किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। अगर ये हो जाता है तो अल्टीमेटली हम सबका ऑब्जेक्टिव है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कि सब लोग खुशहाल रहें। जैसे अभी आपने कहा, 60 साल की उम्र के बाद बहुत सारे लोग बाग ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं कि वो कोई काम कर सके। कई लोग काम भी करने की स्थिति में होते हैं, तब भी वो चाहते हैं कि अब मैं आराम करूं और अगर मुझे कोई पेंशन मिलती है तो उससे मेरा काम चल जाएगा और मैं अपना टाइम जिस चीज़ में मेरी हॉबीज़ हैं या मेरा इंटरेस्ट है उसमें लगाऊँ। तो इट्स अ एक्सट्रीमली वंडरफुल स्कीम बिकॉज
ये लोगों के मन को स्थिर करती है हम्म। और मन में जो तनाव या एक अनसर्टेनिटी की भावना रहती है उसको खत्म कर सकती है। बिल्कुल सर, बड़ी अहम बात आपने कही कि एक अनसर्टेनिटी को दूर करती है, एक निश्चितता लाती है कि कम से कम कुछ नहीं तो ये तो है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, निर्भरता को खत्म कर देती है। हर्ष सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम धरातल पर कैसे उतरेगी, सब तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि एक अच्छा विजन है और इस विजन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेंशन के नाम पर हम देख रहे हैं बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं, कुछ राज्य सरकारें दे रही हैं, किसी को 500 रुपए मिलता है, किसी को 1500 रुपए मिलता है। तो ये जो 500 और 1500 रुपए है सिर्फ नाम कर देने के लिए कि पेंशन किसी को मिले, लेकिन उस 500-1500 से होता कुछ नहीं है आमतौर पर। एक हैंडसम अमाउंट जिससे कम से कम वो अपनी 2 वक्त की रोटी चला सके, अपने जो निजी खर्चे हैं वो चला सके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर कि मानक क्या है। एक अगर भारत की हम आबादी को देख लें, बुजुर्गों की आबादी को देख लें, तो उनको कितनी रकम मिलनी चाहिए जिससे उनके जो बेसिक खर्चे हैं वो निकल जाए, और ये जो पूरी स्कीम है ये धरातल पर कैसे उतरेगी? पहले तो पूरी स्कीम देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन स्कीम, बिल्कुल बिल्कुल तो सर, कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी कि वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर सरकार इसे चलाती है तो ऑब्वियसली सरकार को भी उसमें कुछ योगदान देना पड़ेगा। या तो जैसे 2 स्कीम्स का आपने नाम लिया, श्रम योगी योजना, या वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड और ट्रेडर्स के लिए है, उसमें सरकार कंट्रीब्यूट भी करती है, एक सर्टेन गारंटीड रिटर्न भी अश्योर करती है, ताकि जो फिक्स्ड पेंशन है वो मिले उनको। और जो अटल पेंशन योजना है, जो कि आज पीएफआरडीए के तहत आता है, उसमें सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं करती है सरकार, लेकिन मिनिमम गारंटीड रिटर्न अश्योर करती है, ताकि 8% के हिसाब से उनको पेंशन जो है वो मिलता रहे, मिल जाए उनको। तो अच्छी चीज है। और ये जो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर एक मिनिमम रिटर्न जब अश्योर्ड होगा तो वो पेंशन कुछ बनेगा। बट आप कोई भी स्कीम देख लें, आपने अभी जो दिखाया उसमें 3,000 रुपया मैक्सिमम है, तो 3,000 रुपया आज फिर भी ठीक ठाक रकम लगती है, लेकिन जब 20 साल बाद में हो जाएगा तो 3,000 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन सब स्कीम्स में प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन लिंक्ड नहीं है, और इन्फ्लेशन लिंक हो भी नहीं सकती है, बिकॉज इन्फ्लेशन लिंक करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा या जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में डालना पड़ेगा, उसमें वो गारंटी नहीं आ पाएगी। तो ये ट्रेड ऑफ सबसे बड़ा इशू। तो एक तो वो इशू है कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न्स हैं, जो अच्छा है। 8% अगर अटल पेंशन योजना की बात करें तो 8% है उसमें, तो वो अच्छा रिटर्न है, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ग्रो नहीं करेगा। एबिलिटी टू गिव पेंशन इतना ज्यादा उसमें नहीं है जो कि महंगाई के साथ ग्रो हो पाए। तो एक वो इशू है उसमें। और सबसे बड़ी इशू एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो ये हमने देखा है कि ईपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल नहीं आता कि इतनी बड़ी स्कीम जो कि इतने ज्यादा लोगों को अफेक्ट होगा, उनको कैसे महीने टू महीने विड्रॉल्स होंगे, कैसे होंगे। तो ये सारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, वो क्या ईपीएफ रन कर पाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। सवाल आज की तारीख में बहुत ही वैलिड, जाहिर तौर पर सवाल वैलिड है, क्योंकि सबसे पहले शंकर सर से जब हमने पूछा तो उन्होंने जिक्र किया कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योजनाएं तो बहुत आती हैं। शंकर सर, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, अगर हम देखें तो सरकार लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, मुफ्त इंश्योरेंस दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तमाम फ्रीबीज हम देखने को पा रहे हैं। फ्रीबीज कहना शायद गलत होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी जिन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को चीजें मिल रही हैं। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि सरकार इसका भी बीड़ा उठाए? क्योंकि एक आंकड़ा हम देख रहे थे 2022 तक करीब 14.9 करोड़ बुजुर्ग हैं देश में। तो क्या यह संभव हो सकता है कि सरकार अपने हिस्से से लोगों को एक हैंडसम अमाउंट पेंशन के तौर पर दे? और अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना बर्डन आएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इसी विचार का हूं कि ये देखते हुए कि किसकी इनकम या किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका एक कोई मापदंड बनाया जा सकता है।
और उसके बेसिस पे कुछ कंट्रीब्यूशन जो लाभार्थी है उससे आएगा, और जो गैप है दैट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने कही कि इन्फ्लेशन को हम कैसे एडजस्ट करें। मैं इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हम जैसे लोग आ गए पेंशन पाने वाले पेंशनर्स हैं, क्या हम पेंशनर को हर थोड़े दिन के बाद एक डीए एडजस्टमेंट होता है, तो क्या हम एक ऐसा कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं कि हर एवरी 3 इयर्स और 5 इयर्स के बाद कुछ इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करके उसकी पेंशन को बढ़ा दें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका जो रिटर्न है वो फिक्स रिटर्न ही उसके इन्वेस्टमेंट पे है। एंड थर्ड, जो आपने बताया कि हमारी बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम चलती है, और जो वेलफेयर की स्कीम जैसे फ्री राशन है, फ्री बहुत सारी चीजें देते हैं, मेरा अपना मानना यह होगा कि इन सब को मिला के हम ये कहें कि आफ्टर 60 इयर्स दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ अ पेंशन, करेक्ट, एंड दैट पेंशन शुड बी इतनी रीजनेबल होनी चाहिए कि जिससे वो कम से कम 2 व्यक्तियों के खाने का और थोड़ा बहुत और बाकी चीजों का खर्चा उठा सके। मतलब जैसे कपड़े हुआ, छोटी मोटी और कुछ चीजें हुई। मैं पर समझता हूँ कि जो भी हमारी मिनिमम वेजेस के हिसाब से 1 महीने की वेज बनती है, उसका अगर हम 30% 40% अगर इनको दे सके, दैट शुड बी द मापदंड काइंड ऑफ थिंग, जिससे कि हम सब लोगों का ध्यान रख सकते हैं। ये ठीक है, इसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, लेकिन हमारा वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये एक बहुत अच्छा थोड़ा साहसिक कदम होगा, बिल्कुल, बट बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, और वो हो सकता है कि 60 साल के बाद भी इस पोजीशन में हो कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सके इन टर्म्स ऑफ वर्क। बिल्कुल हर्ष सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये जो पूरी योजना है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ये कंट्रीब्यूटरी है, तो कंट्रीब्यूटरी स्कीम होना अलग बात है, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाना सबसे बड़ी बात है। अभी हम देखते हैं आमतौर पर लोग इंश्योरेंस ही नहीं लेते हैं, जो कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो पेंशन के तौर पर 60 साल बाद उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके लिए जागरूक करना कितना बड़ा चैलेंज है, लोगों में जागरूकता कैसे आएगी? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज मतलब अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो उस कंट्रीब्यूशन से जो फायदा होता है उस फायदे को उठाने के लिए कई लोग आएंगे। तो अगर रीजनेबल स्कीम है और लोगों को कॉन्फिडेंस है कि ये पैसा एक्चुअली मिलेगा, तो काफी लोग आएंगे। बाकी मैं इस बात से नहीं सहमत हूं कि ये अगर कोई चीज को आपको मतलब अगर कंट्रीब्यूशन सरकार देती है तो वो सरकार अपनी जेब से तो देती नहीं, मेरे आपके टैक्स में से देती है। बिल्कुल ठीक। तो वो मतलब दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर के पेंशन के लिए आज जो गरीब आदमी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि वो आज भूखा मरेगा तो वो बूढ़ा ही नहीं होगा, उसी के पहले प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दोनों तीनों चीजों को साथ में और संतुलन रखते हुए करना पड़ेगा, और टैक्स पेयर्स की एबिलिटी टू टेक जो बर्डन है उसको सोचना पड़ेगा। तो एक चीज जो इसमें देखनी है कि एडजस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो वो फिक्स्ड नहीं हो सकता। तो अगर वो कोई प्रोबेबिलिटी है कि सरकार चॉइस दे, तो वो रिटर्न जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट से आ सकता है। ओके। सरकार नहीं दे सकती, टैक्स पेयर्स नहीं दे सकते। ओके। तो टैक्स पेयर से ये उम्मीद करना कि वो महंगाई आपकी जो है वो दे देगा, तो वो टैक्स पेयर भी कहां से देगा? अल्टीमेटली देयर विल बी अ रिवोल्ट फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। ओके। तो मतलब ये चीज चॉइस देनी चाहिए सरकार ने कि फिक्स्ड ले लो तो वो सरकार उतना कंट्रीब्यूट करेगी, और अगर आपको महंगाई का एडजस्टमेंट चाहिए और लॉन्ग टर्म में चाहिए तो वो सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट से आ सकता है। तो वो उसमें लगेगा तो फिर फिक्स्ड नहीं मिलेगा, तो आप डिसीजन लीजिए। तो थोड़ी चॉइस, थोड़ी एजेंसी हमें पेंशनर पे भी छोड़नी चाहिए कि कौन आदमी दोनों चीज नहीं मिल सकती। आपको गारंटीड रिटर्न एंड महंगाई एडजस्टमेंट, तो इसका यह मतलब होता है कि टैक्स पेयर कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो बियॉन्ड अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक अहम सवाल आपसे बनता है शंकर सर, हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अश्योर करती हैं कि बुजुर्गों को कम से कम पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी,
सुनिश्चित हो जाते हैं कि बुजुर्ग होने पर कम से कम एक सहारा पेंशन का वो कंट्रीज देती हैं। तमाम देश हैं, यूरोप के वेलफेयर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह की स्कीम होती हैं। कैसे पूरा मैकेनिज्म ये काम करता है, किस तरह से गवर्नमेंट इसको करती है, जरा इस पर एक बार प्रकाश डालेंगे। वहाँ पे क्या है, एक तो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे हाई लेवल पे हो, दे हैव टू कंट्रीब्यूट, और उसी कंट्रीब्यूशन से ये सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिलती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ एक ऐसा भी तबका हो जो नहीं काम करता है, तो वो बहुत कम परसेंटेज होगा। अगर आप देखेंगे किसी की भी लाइफ में ऐसा बहुत कम मिलेगा जो 60 साल तक की उम्र का और कोई भी काम नहीं करता। तो एज लॉन्ग एज समबडी इज वर्किंग, और क्योंकि वहां पर सारा पैसा जो सैलरीज हैं वो थ्रू बैंक अकाउंट होता है, तो इसको बड़े आसानी से उसका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। और अब हिंदुस्तान में भी आईटी की मदद से दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बड़े आसानी से आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आदमी कुल 10,000 रुपये कमाता है, कोई 20,000 करता है, कोई 50,000 करता है, तो हो सकता है 10,000 रुपये वाला ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो जो बैलेंस है दैट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट आई वाज सजेस्टिंग। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेकिंग अ लिटिल हार्ड डिसीजन कि हम अपने ही लोगों का, और खासकर गरीब लोगों के लिए एक स्कीम बना रहे हैं, उनको एक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनको प्रसन्नता देना चाहते हैं, एक खुशी देना चाहते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। और सेकेंडली जो इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात कही, बहुत मुश्किल नहीं है। आज आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारा काम हो सकता है, और ये सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं। इन अनदर 1 or 2 years टाइम बहुत सारा काम हमको ह्यूमन बीइंग नहीं लगाने पड़ेंगे। जो भी बात हो रही थी कि ईपीएफओ नहीं कर पाएगा, आई डू नॉट एग्री ऑन दैट। बड़े आसानी से कर सकता है, प्रोवाइडेड की मंशा हो, डिटर्मिनेशन हो, और साथ में दे मस्ट बी विलिंग टू यूज टेक्नोलॉजी इन अ बिग वे। उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, एंड ये सिस्टम अच्छा चलेगा। बिल्कुल सर, बड़ी अहम बात आपने कही। हालांकि बार बार बात वहीं पर आती है कि योजना बड़ी अच्छी होती है, विजन बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखना ये भी होगा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और इसका लोगों तक फायदा पहुंचता है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि विजन अच्छा है और एक गारंटी होनी चाहिए कि एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद लोगों को एक सुनिश्चित रकम मिले जिससे वो अपने बुनियादी खर्चों को पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शंकर सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हर्ष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।